सब कुछ ऐसा हो गया था कि भाई इंदिरा ही इंदिरा, हर जगह इंदिरा, कांग्रेस नहीं इंदिरा। तो ऑपोजिशन पार्टीज को ये फील होने लग गया कि यार ये तो काफी ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो रही है चीजें। देश में एक माहौल बना हुआ था जिसका फायदा नरेंद्र मोदी ने उठाया और आज तक वो सरकार में है। कम्युनल मतलब जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे कि आरएसएस या फिर जमाते इस्लामी, इनको बैन कर दिया गया इस डर से कि कहीं ये लोग हिंदू मुस्लिम ना करने लग जाएं। जनता को साथ ही साथ आने वाली सरकारों को भी सबक ये मिला कि उन्हें पता चला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लूप होल्स हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माइंड मैप्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। और अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, है ना। यानी कि जो कांग्रेस सिस्टम था जिसकी हम बात करते हैं कि भाई कांग्रेस तो एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था जिसमें कि कांग्रेस को ही क्रिटिसाइज करने वाले लोग शामिल थे। रेनबो, सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन वगैरह वगैरह सब हमने पढ़ा था। कांग्रेस का डोमिनेंस हमने देखा था। लेकिन पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कांग्रेस को चैलेंजेस कैसे मिले। ठीक है, दो प्रधानमंत्री के जाने के बाद एक नई प्रधानमंत्री आई, इंदिरा गांधी। 67 के इलेक्शन में कई सारे राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर दो हिस्से हो गए, सिंडिकेट्स, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस आर ने कैसे 71 के इलेक्शन में, ठीक है, जबरदस्त अपनी जो है ना वोट शेयर को और वोट सीट शेयर को बढ़ाया और एक तरीके से कांग्रेस का रिस्टोरेशन कैसे हुआ, सारा कुछ हमने देखा था पिछली क्लास में। अब आ जाते हैं क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, माइंड मैप आपके पास है। बेसिकली शुरुआत करेंगे बैकग्राउंड से कि एक्चुअल में चल क्या रहा था। ठीक है, तो पिछली क्लास को देखने के बाद आपको पता है कि क्या चल रहा है भाई। 1971 की बात की थी ना हमने कि इंदिरा गांधी अपने आप को एक जबरदस्त पोजीशन में ला चुकी है। ठीक है, कांग्रेस ने 67 के इलेक्शन में जो भी ग्राउंड हारा था वो वापस से लॉस्ट ग्राउंड रीगेन हो चुका है। ठीक है, 67 में कांग्रेस पार्टी को वोट भी कम मिले थे, सीट भी कम थी, वो सारा कंपनसेट हो चुका है। वापस से जो है मौज हो रही है। इंदिरा गांधी की एक ऐसी इमेज बन गई है, एक ऐसी पर्सनालिटी बन गई है लार्जर देन लाइफ वाली। ऊपर से बांग्लादेश भी बना इसी ईयर में, 1971 में ही। और बांग्लादेश जब बना तो इंडिया और पाकिस्तान की भी एक तरीके से लड़ाई हो गई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टोटली मतलब एक तरीके से ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की ही तो लड़ाई थी ना। और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो जाके बांग्लादेश बना। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी इन लोगों से लड़ ही रहा था, लेकिन इंडिया भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के साइड से लोग मदद लेने के लिए भारत ही आ रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं ईस्ट पाकिस्तानियों की मदद की और इस वजह से अल्टीमेटली जाके बांग्लादेश बना। तो इंदिरा गांधी की एक ऐसी पर्सनालिटी हो गई थी जो कि नेशनली भी और देश के बाहर भी वो बहुत ज्यादा विख्यात और फेमस जो है वो हो चुकी थी। सो 67 के बाद से एक टावरिंग ट्रिमेंडस पर्सनालिटी उनकी उभरी, पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती चली गई। लेकिन ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गई। मतलब उनको यह लगने लग गया कि मैं ही सब कुछ हूं, गॉड हूं मैं। जुडिशरी जो है ना उसको भी नीचा दिखाने का प्रयास होने लगा। अब अल्टीमेटली आपको तो पता ही है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे देश में चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है। यानी कि जुडिशरी जो है, अगर सरकार कुछ भी काम गलत कर रही है, अगर सरकार कुछ भी ऐसा कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो जुडिशरी बैठी है उसके लिए। ठीक है, तो अगर आप जुडिशरी को अंडरमाइन कर दोगे और जुडिशरी के हर फैसले पे सवाल उठा दोगे तो फिर वो गलत है। तो ये वो दौर था जब बहुत सारे टेंशन्स देखने को मिले। सरकार के कई सारे इनिशिएटिव्स ऐसे थे जो सरकार को तो लगता था कि गरीबों के भले के लिए है, प्रो पीपल है, प्रो वेलफेयर है, प्रो पुअर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह लगता था कि सरकार के कई सारे इनिशिएटिव्स कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। ठीक है, और इस बात को लेके सरकार और जुडिशरी के बीच में खटर पटर काफी चलती रही। भाई सरकार का कहना था कि जनता ने हमें वोट देके चुना है, हमारा काम है लॉ बनाना, हमारा काम है जनता के लिए काम करना, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है एक, तो ये जो भी जुडिशरी काम कर रही है हमारे कानूनों को कैंसिल करने का, ये तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के खिलाफ है। ठीक है,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई चीज आप करोगे तो जुडिशरी तो डंडा डालेगी ही, ठीक है। सो द पार्टीज अपोज्ड टू द कांग्रेस फेल्ट दैट पॉलिटिक्स वाज बिकमिंग टू पर्सनलाइज्ड। सब कुछ ऐसा हो गया था कि भाई इंदिरा ही इंदिरा, हर जगह इंदिरा, कांग्रेस नहीं इंदिरा। तो ऑपोजिशन पार्टीज को ये फील होने लग गया कि यार ये तो काफी ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो रही है चीजें, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी वॉज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अथॉरिटी, ऐसा फील होने लग गया। द स्प्लिट इन द कांग्रेस हैड शार्पेंड द डिवीजन। इंदिरा गांधी और उनके ओपोनेंट के बीच में जो डिवीजन था वो और तीखा हो गया था, क्योंकि अब तो कांग्रेस में भी स्प्लिट हो गया था। तो ये वो दौर था जब पार्टी कंपटीशन जो है ना भाई, अभी तक तो ऐसा था ना, अगर 71 के कुछ साल पहले तक चले जाओ तो कांग्रेस का ही दबदबा दिखता था, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज उतना दिखती नहीं थी और उतनी ऑपोजिशन पार्टीज थी भी नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे ऑपोजिशन पार्टीज भी बढ़ते चली जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही दो कांग्रेस बन गई थी। तो पार्टी पॉलिटिक्स अब एकदम ज्यादा कड़वी, बिटर, पोलराइज्ड होने लग गई, ठीक है, तीखी होने लग गई। सो द कांग्रेस ऑल्सो अलेज दैट कोर्ट वॉज अ कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन। भाई सरकार के हिसाब से तो वो पुअर, गरीबों के फेवर में पॉलिसीज ला रही है, लेकिन कोर्ट उनको काम नहीं करने दे रही। तो सरकार ने एलिगेशन लगाया कोर्ट के ऊपर कि भैया कोर्ट जो है ना वो एक कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कोर्ट जो है ना मॉडर्न सोच के हिसाब से हमें काम नहीं करने दे रही। सो ऑब्स्टेकल्स आने लगे, सरकार को लगने लगा कि भाई हमारे काम के पीछे, काम के बीच में रोड़ा डाला जा रहा है, ऑब्स्टेकल्स लाए जा रहे हैं। 1971 के इलेक्शन में मैंने आपको बताया था ना कि गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, मैं गरीबों की मसीहा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो देश में 71-72 के बाद, इंदिरा गांधी के इतने नारे के बाद, इंदिरा गांधी को इतने अच्छे से लोगों ने जिताया, उसके बाद भी ना तो इकोनॉमिक सिचुएशन बदली और ना ही सोशल स्थिति देश की ठीक हुई। ऊपर से बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से हमारी इकोनॉमी में अच्छा खासा स्ट्रेस हो गया था, क्योंकि भाई इतने सारे लोग असम और इधर उधर आके शरण ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रेशर था वो तो हमारे देश की इकोनॉमी पे ही आया। 8 मिलियन रिफ्यूजीज जो है वो भारत आए, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ा, ठीक है। और ऊपर से पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भी अच्छा खासा खर्चा हुआ। तो कुल मिला के हमारी इकोनॉमी जो है वो खस्ता हाल स्थिति में थी। अब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया कि भाई इंडिया ने जानबूझ के पाकिस्तान के 2 हिस्से करवा के बांग्लादेश बनवाया है, इंडिया के ऊपर यह आरोप लगा। ओके, सो यूएस गवर्नमेंट ने जो भी मदद थी वो इंडिया को देते थे, सब रोक दिए। तो हमारी इकोनॉमी पे और ज्यादा प्रेशर आ गया। और साथ ही साथ ये वो दौर था जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। अब हम तो वैसे भी तेल दूसरे देशों से मंगाते हैं, आज तक मंगाते हैं। जब भी ऑयल प्राइसेस बाहर बढ़ते हैं उसका असर सीधा सीधा हमारे देश में फूड प्राइसेस पे पड़ता है। तो ऐसा ही उस दौरान भी हुआ। 73 में 23% प्राइसेस बढ़ गए, 74 में 30% प्राइस बढ़ गए, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी खासी हार्डशिप, अच्छी खासी दिक्कतों का, स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई, महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज में दिक्कत ही दिक्कत, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था भाई। ऊपर से सूखा भी पड़ गया, मॉनसून फेल हो गए, वो अलग, ये तो हमारे देश की एक अलग समस्या है ही। यानी कि एक तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर भी हमारा मार खा रहा था, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी डाउन हो रखी थी, ठीक है। फूड ग्रेन आउटपुट जो था वो भी 8% डिक्लाइन हो गया। सरकार ने बोला कि चलो यार इतना खर्चा हो रहा है तो चलो भाई पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, इंप्लॉयज की सैलरी रोक देते हैं। ले बताइए कोई सॉल्यूशन था? अब सरकार ने इंप्लॉयज की सैलरी रोक दी तो इंप्लॉयज नाराज हो गए, ठीक है। तो हर जगह निराशा, हर जगह डिससैटिस्फैक्शन, हर जगह असंतोष देश में देखने को मिला। अब जब ऐसी स्थिति देश में होती है ना, तो कहीं ना कहीं तूफान के पहले की शांति वाली स्थिति होती है कि भैया अब देश में कुछ ना कुछ तो होके रहेगा। जैसे कि 2011, 10, 9 में हमारे देश में इतने सारे जो घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ घोटाला, फिर इतने सारे सीएजी ने जो अलग अलग मतलब चीजें बाहर निकाली, तो देश में एक माहौल बना हुआ था जिसका फायदा नरेंद्र मोदी ने उठाया और आज तक वो सरकार में है, ठीक है। सो देयर वाज आल्सो एन इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ मार्क्सिस्ट ग्रुप्स।
ऐसे लोगों की संख्या में भी इजाफा होने लगा जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को, चुनाव इन सब में मानते नहीं थे, जो सीधा सीधा जड़ से उखाड़ना जानते थे, लोगों की मतलब जान लेना जानते थे। तो ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ने लग गई। इन्हें हम मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहते हैं, नक्सलाइट कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ छात्र आंदोलन देश में बढ़ने लगे। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है एक आपका गुजरात मूवमेंट और एक है आपका बिहार मूवमेंट। 1974 जनवरी, अब मैंने आपको क्या बताया कि 71 के इलेक्शन में लगभग कांग्रेस ने जो भी राज्यों में वो इलेक्शन हारी थी 67 में, 71 72 में सारे के सारे कांग्रेस ने वापसी कर ली, कंपनसेट कर लिया। तो गुजरात में भी अब कांग्रेस की सरकार थी। तो गुजरात में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। भाई उनका कहना था कि चाहे खाने बनाने के, अगर हम कुकिंग ऑयल की बात कर लें, तेल की बात कर लें, फूड ग्रेन्स की बात कर लें, जो भी एसेंशियल जरूरतों के सामान है सबकी बातें कर लें, तो हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर से करप्शन हो रहा है अलग। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट रूल लगाया गया गुजरात में। ऑपोजिशन ने बोला, ऑपोजिशन यानी कि कांग्रेस ओ, जो कि कांग्रेस से ही टूट के दूसरी पार्टी बनी थी, बुड्ढों की कांग्रेस, सिंडिकेटों की कांग्रेस, उसमें थे मोरारजी देसाई। तो ऑपोजिशन के लीडर थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने बोला कि भैया तुरंत इलेक्शन कराओ, नए इलेक्शन कराओ, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है जनता उससे दुखी है। वो चाहते थे फ्रेश इलेक्शन कराओ, अदरवाइज मैं आमरण अनशन करूंगा, इंडेफिनिट फास्ट करूंगा। नाउ ड्यू टू प्रोटेस्ट असेंबली इलेक्शन हैपेंड 1975 में, कांग्रेस हार गई। देन उसके बाद 1974 में बिहार में भी ऐसा ही हुआ। बिहार में भी कांग्रेस का शासन था, बढ़ती कीमत और करप्शन, बेरोजगारी वगैरह वगैरह, यही सारे मुद्दे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट यहां भी हुआ। यहां पे स्टूडेंट्स ने जेपी को बुलाया। जेपी जो है थोड़े से रिटायरमेंट मोड में जा चुके थे, पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर थे। जेपी को बुलाया उन्होंने, जयप्रकाश नारायण को बुलाया कि भैया स्टूडेंट्स मूवमेंट को आप लीड करो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें होगी। सबसे पहली चीज, वायलेंस नहीं होगा, क्योंकि गांधी की सोच से प्रभावित थे जेपी। और दूसरा, बिहार तक सीमित नहीं होगा, मैं इसको पूरे देश में लेके जाऊंगा। मान ली गई उनकी बात। नाउ जेपी गेव अ कॉल फॉर टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जेपी ने। ठीक है, जेपी ने बोला कि भैया सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर एक एंगल पे, हर एक मुद्दे पे मेरा टोटल रिवॉल्यूशन होगा। और अल्टीमेटली अगर हमें ट्रू डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है तो टोटल रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली हर जगह बंद, हड़ताल, घेराव, सब कुछ चालू हो गया। कांग्रेस को, इंदिरा गांधी की सरकार को लगने लगा कि भाई ये लोग तो हमारा काम ही नहीं करने देंगे, हमें हर जगह हड़ताल कर देंगे, हर जगह बंद लगा देंगे, हर जगह मतलब टोटल मतलब पूरा हॉल्ट कर देंगे चीजों को, तो देश तो थम जाएगा, देश तो रुक जाएगा। हाउ विल आई बी एबल टू वॉक? और अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो जनता का भला कैसे करूंगी? बातें देख रहे हो आप। सो स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है वो अल्टीमेटली पॉलिटिकल हो गया और अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, नेशनल कहीं ना कहीं उसकी अपील हो गई। बूढ़ा, जवान, बच्चा, महिलाएं, अनपढ़, पढ़े लिखे, गरीब, अमीर, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग इसका हिस्सा बनने लग गए। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था भाई कांग्रेस के उस समय के प्रेसिडेंट डीके बरुआ ने। तो ये पूछा जाता है, ये याद रख लेना। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ये जो है स्लोगन था बिहार मूवमेंट का। ठीक है, तो ये राहुल सर स्पेशल की बीच बीच की लाइनें आपको याद करते रहनी है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि भाई इकोनॉमिकली त्रस्त थे सब। और जब स्टूडेंट मूवमेंट होता है ना, जब देश के छात्र आंदोलन में उतर आए, यानी कि कुछ ना कुछ होने वाला है बच्चा, कुछ ना कुछ होगा। नाउ जुडिशरी के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट? केशवानंद भारती केस में जुडिशरी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई पार्लियामेंट जो है वो बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, बेसिक फीचर्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगे, बाकी उसके अलावा जो अमेंड करना है तुम कर लो। 1973 में क्या हुआ था? द गवर्नमेंट सेट असाइड द प्रैक्टिस टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज एज द चीफ जस्टिस एंड अपॉइंटेड जस्टिस A.N. रे एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी तक ये चलता आ रहा था कि जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने सीनियर मोस्ट
सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाने की जगह जो सीनियर मोस्ट जज था उनके नीचे वाले जज को चीफ जस्टिस बना दिया। तो इससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, बातें उठने लग गई कि भाई सीनियर मोस्ट बंदे को तुमने चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया, तुमने एएन रे को क्यों चीफ जस्टिस बनाया, जबकि वो तो सीनियर मोस्ट थे भी नहीं। तो फिर सीधा सीधा ये सवाल आने लग गया कि भाई जरूर ये जो जज थे ये इंदिरा गांधी की फेवर वाले जज होंगे, इस वजह से इन्हें सीजेआई बनाया गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन सब पूरा पूरा मिक्स होकर ना खिचड़ी बनने लग गई। अब देखो इंदिरा गांधी के खिलाफ 3 जजेस ने फैसला दिया था पास्ट में, उन 3 जजों को साइडलाइन करके एएन रे को बनाया गया। तो अब लोग भी बेवकूफ तो है नहीं ना, लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये इसलिए ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा था। ठीक है, जुडिशरी जो है उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बरकरार रखनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया, क्यों तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया? क्योंकि केस वैसा होगा जिसमें तुम्हारी गलती होगी, इस वजह से उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने तो अपना काम सही तरीके से किया, लेकिन उसकी तुमने उन्हें सजा दे दी कि भैया तूने मेरे खिलाफ फैसला दिया था तो मैं तुझे चीफ जस्टिस नहीं बनाऊंगी। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो थी वो मिक्स हो रही थी, और पीपल क्लोज टू पीएम स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ द नीड फॉर जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू द विजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात होने लग गई कि भाई जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए जो कि कमिटेड हो टुवर्ड्स द सरकार, टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि भाई सरकार का एक विजन है देश को लेके, तो जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी भी जो है उस विजन के हिसाब से ही चले, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो सरकार के खिलाफ बात की जाए। यह माहौल क्रिएट हो गया ना। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया। उसमें इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था ना, जिसमें वो जीत के आई थी 1971 में, उस इलेक्शन की जीत को इनवैलिड करार कर दिया गया। नाउ दिस ऑर्डर केम ऑन एन इलेक्शन पिटिशन फाइल्ड बाय राज नारायण। राज नारायण जो इंदिरा गांधी के ओपोनेंट थे, इंदिरा गांधी ने राज नारायण को हरा के अपनी सीट जीती थी 71 के इलेक्शन में, जिस इलेक्शन की बात हमने पिछली क्लास में की कि भाई जबरदस्त सीटें लेके आई कांग्रेस। तो राज नारायण ने बोला कि इंदिरा गांधी ने ये जो इलेक्शन जीता है मेरे खिलाफ, ये गलत तरीके से जीता है। इन्होंने सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया है, इन्होंने सरकारी संस्थाओं का यूज किया है अपने इलेक्शन जीतने के लिए। उन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दी। अगर आपको किसी इलेक्शन के रिजल्ट के खिलाफ चुनौती देना है ना, तो उसके लिए पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, एक याचिका दायर करनी पड़ती है कोर्ट में। तो राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस को देखने के बाद फैसला दिया कि राज नारायण की बात सही है, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो इनवैलिड था, गलत तरीके से जीता गया था। यह फैसला किसने दिया? जज जगमोहन लाल सिन्हा ने। द पिटिशन चैलेंज द इलेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ यूजिंग सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, कि भैया इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन के कैंपेन में गवर्नमेंट सर्वेंट्स का यूज किया था। नाउ इस जजमेंट का मतलब यह था कि इंदिरा गांधी अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि भाई उनका इलेक्शन जो जीता था वो तो इनवैलिड करार दे दिया गया। तो इसका मतलब कि वो तो अब एमपी है ही नहीं। और अब आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति एमपी नहीं है तो वो 6 महीने तक मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। 6 महीने के भीतर उसको एमपी बनना पड़ेगा, अदरवाइज वो पीएम या एमपी नहीं रह पाएगा। ये तो रूल है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन पे स्टे लगा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो भैया इन्होंने अपने बंदे को चीफ जस्टिस बना दिया है। ठीक है, नाउ इट वाज सेड दैट इंदिरा गांधी वुड कंटिन्यू टू बी एन एमपी until the decision on the appeal, but she could not participate in the लोकसभा मीटिंग्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एमपी आप रहोगे, लेकिन लोकसभा की मीटिंग्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक सवाल आता है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कि डू कमिटेड जुडिशरी एंड कमिटेड ब्यूरोक्रेसी मीन दैट जजेस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शुड बी लॉयल टू द रूलिंग पार्टी। नाउ अब आप माहौल को समझो। 71 में इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती है, कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त सीटें मिली हैं, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि हमने अपने आप को रिस्टोर कर लिया, जो पिछले चैप्टर का टाइटल था। ठीक है, लेकिन
इलेक्शन के बाद माहौल कैसा है? हर जगह डिससैटिस्फैक्शन, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी है, जनता त्राहिमाम कर रही है, बिहार गुजरात मूवमेंट हो रहे हैं, जेपी टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दे रहे हैं, ऊपर से इंदिरा गांधी के इस इलेक्शन के जीत को भी इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, जुडिशरी के साथ अलग खटर पटर 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 चल रही है। माहौल कैसा है? माहौल ऐसा है कि बस अब उबाल आने वाला है, कभी भी जो है ना दूध उफन सकता है और बिखर सकता है। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी कि भैया हम पूरे देश के लेवल पे, नेशनल लेवल पे सत्याग्रह करेंगे और हमारी डिमांड है इंदिरा गांधी का इस्तीफा, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था, उसकी जो जीत थी, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनवैलिड घोषित किया था। ठीक है, और अल्टीमेटली जेपी ने आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय सभी को बोल दिया, अनाउंस कर दिया कि भैया सरकार के ऐसे ऑर्डर्स को तुम मत मानो जो कि गलत ऑर्डर्स हैं, अनैतिक हैं। ही अनाउंस्ड नेशन वाइड सत्याग्रह एट रामलीला मैदान दिल्ली, जहां पे अन्ना हजारे ने भी बाद में अभी अनशन किया। इट थ्रेटन टू ब्रिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज टू अ हॉल्ट। तो अल्टीमेटली अगर जेपी दिल्ली आके रामलीला मैदान में सत्याग्रह करेंगे, इंदिरा गांधी के इस्तीफे की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हर जगह बंद, हर जगह हड़ताल, लोग ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड है सरकार से। तो माहौल पूरा ऐसा हो गया था ना कि देश एकदम से रुक सा गया। सरकार का क्या रिस्पांस? सरकार का रिस्पांस था, सरकार ने कर दी इमरजेंसी डिक्लेयर। ओके, तो इंदिरा गांधी ने लोगों की समस्याओं को नहीं समझा। इंदिरा गांधी ने यह नहीं समझा कि लोग क्यों हो हल्ला मचा रहे हैं, या जेपी क्यों आ गए बिहार से दिल्ली सत्याग्रह करने। इंदिरा गांधी ने समस्याओं को समझने की बजाय इन सारी चीजों को ऐसे देखा कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये लोग मुझे काम नहीं करने देना चाह रहे। इंदिरा गांधी पल्स लोगों का नहीं समझ पाई, लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पाई, और उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कि भैया इमरजेंसी डिक्लेयर करो। इमरजेंसी में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अति पावरफुल हो जाती है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड हो जाती है चीजें, सारी पावर सेंट्रल के पास हो जाती है, राज्यों की पावर खत्म, फंडामेंटल राइट्स लोगों के खत्म हो जाते हैं, लोगों के पास कुछ खास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। सरकार जो ऑपोजिशन के लीडर्स को जब चाहे जेल में डाल दे रही थी कि भैया कौन मेरे खिलाफ बात करेगा, इंदिरा के खिलाफ कौन बात करेगा, जेल में जाएगा, ऐसा डर का माहौल बना दिया। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाने लग गए, माहौल ही ऐसा क्रिएट हो गया पूरा। तो इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को बोल के आर्टिकल 352 इंप्लीमेंट करा दिया, जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, 25 जून 1975 आधी रात को, और रीजन दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये एक ग्राउंड होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इस ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। ओके, इमरजेंसी एक्सटर्नल और इंटरनल ग्राउंड पे लगाई जाती है, तो ये एक इंटरनल ग्राउंड था। गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भाई एक ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई है कि अब इमरजेंसी डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या ये गलत था, क्योंकि आर्टिकल 352 तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, तो टेक्निकली स्पीकिंग सरकार अपने पावर्स में थी, मतलब सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही थी जो उसके पास पावर नहीं था, बिल्कुल पावर में थी। बट सवाल ये नहीं था कि सरकार पावर में, मतलब सरकार सही कर रही है गलत, सवाल ये था कि क्या इमरजेंसी की जरूरत थी। ठीक है, क्या इमरजेंसी की जरूरत थी। सो अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ गवर्नेंस, जो कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं, और इमरजेंसी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360। ठीक है, द टर्म आर्म्ड रिबिलियन इज इंसर्टेड फ्रॉम द 44th अमेंडमेंट, बिफोर दिस इट वाज नोन एज इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में लगाई, जो कि अब नहीं है। ठीक है, उसी के 2-3 साल बाद 44th अमेंडमेंट लाया गया था 1978 में, उसने इंटरनल डिस्टर्बेंस को सब्स्टिट्यूट करके आर्म्ड रिबिलियन लगा दिया उसकी जगह। तो एक बार इमरजेंसी लग जाती है तो सारी पावर किसके पास आ जाती है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर वो गलत कारण की वजह से लगाई गई है। तो ये मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में कोर्ट ने कहा था,
लेकिन इमरजेंसी तो 75 में लगी थी ना। सो प्राइम मिनिस्टर रेकमेंडेड द इमरजेंसी ऑफ इंपोजिशन टू प्रेसिडेंट। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे पूछा जा सकता है, सीयूईटी वगैरह में भी फखरुद्दीन अली अहमद। तो सारी पावर किसके हाथ में, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में। फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और ये एक ऐसी स्थिति थी जो कि नॉर्मल नहीं थी, यानी कि रेयर कंडीशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन। सारे मेजर न्यूज़पेपर्स के इलेक्ट्रिसिटी काट दिए गए कि ले भैया कौन छापेगा इंदिरा के खिलाफ, कौन छापेगा इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। इंदिरा गांधी पूरी तानाशाही में उतर आई, पूरी, कि भाई कौन मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है मैं भी देखूं। ठीक है, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी ने अपने खुद के कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं बताया। मतलब आप इमेजिन करो कि नरेंद्र मोदी इमरजेंसी लगा रहे हैं और अमित शाह, राजनाथ सिंह को ही नहीं पता, ऐसी स्थिति थी। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट के खुद के नेताओं तक को नहीं बताया, उन्हें अगले दिन पता चल रहा है सुबह पहले। ठीक है, कम्युनल मतलब जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे कि आरएसएस या फिर जमाते इस्लामी, इनको बैन कर दिया गया इस डर से कि कहीं ये लोग हिंदू मुस्लिम ना करने लग जाएं, कम्युनल डिसहार्मनी ना हो जाए। प्रेस सेंसरशिप थी देश में। ठीक है, मतलब कोई भी चीज सरकार के अप्रूवल के बिना छप नहीं रही थी। लोगों का कोर्ट जाना सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून का अच्छा खासा मिसयूज किया। फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में क्लास 11th में भी पढ़ा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि अगर सरकार को इस चीज का डर है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए ट्रबल कर सकता है तो उसको डाल सकते हैं जेल में। प्रिवेंटिव मतलब उसने कुछ किया नहीं है, उसके पहले ही उसको आपने डिटेन कर दिया। हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो सस्पेंड हो गई। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब भाई हर कोई डरने लग गया, अंडरग्राउंड छुप छुप के सरकार के खिलाफ काम होने लग गए। गुफा में कोई कहीं छुप रहा है। नरेंद्र मोदी सरदार के भेष में थे, लोग अपने वेशभूषा बदल बदल के घूम रहे थे कि कहीं हमें सरकार पहचान ना ले और जेल में ना डाल दे। सो गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, डिटेन किया जा रहा था इस बात पे कि कहीं वो आगे कुछ कर ना दे। प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट को यूज करके सरकार ने कई सारे लोगों को अरेस्ट किया। अब दिक्कत ये थी ना, अरेस्ट कर दिया, अब किसी को अगर बिना बात के आप अरेस्ट करोगे तो उसके पास क्या होता है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस भी सस्पेंडेड है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ठीक है, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस फाइल किए गए, लेकिन सरकार ने क्लेम किया कि इट वाज नॉट इवन नेसेसरी टू इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ द रीजंस एंड ग्राउंड्स। Several high courts gave judgment that even after the declaration of emergency, the courts could entertain a writ of habeas corpus. 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को ओवर रूल कर दिया और कहीं ना कहीं सरकार की बात को मान ली। इसका मतलब कि इमरजेंसी के दौरान सरकार लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी भी ले सकती थी। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि इंदिरा गांधी का बंदा बैठा हुआ है चीफ जस्टिस बन के, तो सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा गांधी के फेवर में आ रहे थे। ठीक है, और ये जजमेंट को आज तक बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें कैसे कर रही है। कई सारे जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया कि भाई तुम इमरजेंसी के खिलाफ कैसे लिख रहे हो। ठीक है, कई सारे अंडरग्राउंड न्यूज लेटर्स पब्लिश होने लग गए ताकि उनको सरकार की नजरों से बचाया जा सके। बहुत सारे फेमस ऑथर्स जो थे अवार्ड वापस करने लग गए, अवार्ड वापसी गैंग चालू हो गए। सो देयर आर मेनी एक्ट्स ऑफ डिसेंट एंड रेजिस्टेंस टू द इमरजेंसी। ठीक है भाई, इमरजेंसी के खिलाफ भी बहुत सारे रेजिस्टेंस हुए। मेनी पॉलिटिकल वर्कर्स जो कि पहली लहर में अरेस्ट नहीं हुए, वो अंडरग्राउंड जाके सरकार के खिलाफ काम करने लगे। न्यूज़पेपर्स लाइक द इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन प्रोटेस्टेड बाय लीविंग ब्लैंक स्पेसेस। जहां पे न्यूज छपते थे वहां पे ब्लैंक स्पेस छाप छाप के इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स ने प्रोटेस्ट शो किया। सेमिनार, मेन स्ट्रीम जैसे मैगजीन्स जो थी, उन्होंने बोला कि भैया सरकार जो चाहेगी वो हम नहीं छापेंगे, इससे अच्छा हम बंद कर देते हैं अपना काम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अवार्ड वापसी में जैसे कि कन्नड़ राइटर शिव रामा कारंत, उन्होंने पद्म भूषण वापस किया। हिंदी राइटर फणीश्वर नाथ रेणु, उन्होंने पद्मश्री वापस किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें देश में हो रही थी। द पार्लियामेंट ऑल्सो ब्रॉट इन मेनी चेंजेस in the background of the ruling of Allahabad High Court. An amendment was made that the election of PM, President, Vice President could not be challenged in the court. ठीक है,
भाई इंदिरा गांधी पूरी तरीके से लगी हुई थी कोर्ट के फैसलों को डिसमेंटल करने में। इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट ला दिया, उन्होंने बोला कि भाई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट पास हुआ। 42nd अमेंडमेंट ने लेजिस्लेचर के टर्म्स को 5 साल से 6 साल कर दिया। जो हमारा पार्लियामेंट 5 साल का टर्म होता है उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया, हालांकि बाद में इसको वापस से 5 किया गया। ड्यूरिंग इमरजेंसी इलेक्शंस कैन बी पोस्टपोन्ड बाय 1 ईयर। अब देख लो 71 में इलेक्शन हुए थे, 71 के बाद 76 में इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन 77 में कहीं ना कहीं इलेक्शन हुए। ठीक है, सो इलेक्शंस नीडेड टू बी हेल्ड ओनली इन 78 इंस्टेड ऑफ 76। बाद में इन्वेस्टिगेशन भी हुई, एक शाह कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, जो कि 1977 की जनता पार्टी सरकार ने अपॉइंट किया था, और इस शाह कमीशन ने बोला कि सरकार ने इमरजेंसी के दौरान बहुत ज्यादतियां की हैं। ठीक है, बहुत ज्यादतियां की हैं। सरकार का यह कहना था कि भाई हमें इमरजेंसी इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि ऑपोजिशन वाले जेपी वगैरह वगैरह ये सब हमको हमारा काम ही नहीं करने दे रहे थे, हर जगह बंद हड़ताल कर रखे थे, हम काम कैसे करते, ये रीजन दिया उन्होंने बोला कि बार बार प्रोटेस्ट और एजिटेशंस होंगे तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, रूटीन टास्क में प्रॉब्लम्स आने लग गई। ठीक है, इंदिरा गांधी ने यह भी कहा कि भाई ये तो इंदिरा सरकार को डिसलॉज करने का अटेम्प्ट था। सीपीआई बिलीव दैट देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। कुछ पार्टी ये भी कहने लग गई कि भाई ये तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है जिससे कि इंडिया की यूनिटी को तोड़ा जाए। So it is wrong to suppress the protest of people because in a democracy the people have the right to protest. Opposition ने बोला कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है, हमारा राइट है प्रोटेस्ट करने का, तुम इमरजेंसी कैसे लगा सकते हो भाई, प्रोटेस्ट तो हम करेंगे ही अगर हमें तुम्हारी चीज पसंद नहीं आएगी तो। साथ ही साथ ऑपोजिशन का यह भी कहना था कि हमारे किसी भी प्रोटेस्ट में कोई वायलेंस तो हुआ ही नहीं, हम तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थी उसने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि भैया प्रोटेस्ट के दौरान देश की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति में दिक्कत आई हो, डिटेरियोरेट हुआ हो। जब होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं कह रही है तो फिर तुमने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे इमरजेंसी लगा कैसे दी। ठीक है, तो अल्टीमेटली इमरजेंसी एक ऐसा काला धब्बा है जो कि आज तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर बिल्कुल है और हमेशा रहेगा। सो इमरजेंसी के दौरान सरकार ने इस समय का यूज करते हुए 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि वो गरीबों के वेलफेयर के लिए हो सके, जिसमें कि लैंड रिफॉर्म्स, इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एटसेट्रा की बात थी। गवर्नमेंट सेड दैट इट वांटेड टू यूज द इमरजेंसी टू इंप्लीमेंट प्रो पुअर पॉलिसी। सरकार ने बोला कि हम इमरजेंसी इसलिए लेके आए हैं ताकि हम ऑपोजिशन को चुप करा सके और हम अपना काम कर सकें, जो कि ऑपोजिशन वाले हमें करने नहीं दे रहे। अर्बन मिडिल क्लास खुश था क्योंकि वो बार बार प्रोटेस्ट वगैरह से उसको दिक्कत हो रही थी। 670 से भी ऊपर ऑपोजिशन लीडर्स अरेस्ट हुए, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट हुए, जबरन नसबंदी वगैरह हुई, और अल्टीमेटली इमरजेंसी से हमें लेसन क्या सीखने को मिला कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी से तुम ज्यादा देर नहीं भाग सकते, अल्टीमेटली तुम्हें लोकतंत्र लाना पड़ेगा। तो भले ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई लेकिन वो 2 साल से ज्यादा नहीं रह पाई, फिर बाद में तो इलेक्शन करवाने पड़े ही ना। साथ ही साथ इमरजेंसी से फायदा यह भी हुआ कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी ना, इससे जनता को, साथ ही साथ आने वाली सरकारों को भी सबक यह मिला कि उन्हें पता चला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लूप होल्स हैं, और उन लूप होल्स को ठीक किया गया। जैसे कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में लगा दी। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि क्या, कुछ भी हो सकता है, तो क्लियर वर्ड नहीं है, इसका फायदा उठाया इंदिरा गांधी ने। इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड को ही हटा दिया गया, अब उसकी जगह है आर्म्ड रिबेलियन, तब इमरजेंसी लगेगी। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने तो अपने कैबिनेट के लोगों को ही अगले दिन बताया था, अब ऐसा नहीं हो सकता, जब तक कैबिनेट लिखित में प्रेसिडेंट को नहीं देगी इमरजेंसी नहीं लगेगी। तो जो भी गलतियां, जो भी लूप होल्स जिसका फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया उसको बाद की सरकारों ने ठीक किया, और इस वजह से आप देख सकते हो कि 75 के बाद से आज तक देश में कभी ऐसा माहौल नहीं आया कि इमरजेंसी लगानी पड़ी, क्योंकि अब इमरजेंसी लगाना टफ हो गया है। ठीक है, सो नेसेसरी द एडवाइस टू प्रोक्लेम इमरजेंसी इन राइटिंग
एंड इट मेड एवरीवन मोर अवेयर। भाई जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीने गए ना, जब किसी चीज को आपसे दूर किया जाता है, तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो तब लोगों को अपनी लिबर्टीज का पता चला। ठीक है, साथ ही साथ इमरजेंसी के बाद कोर्ट्स ने भी एक प्रोएक्टिव रोल लिया है ताकि लोगों की लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, मेनी सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो केम अप आफ्टर दीज एक्सपीरियंस। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि भाई देयर इज अ टेंशन बिटवीन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। तो अल्टीमेटली बैलेंस क्या होगा? क्या जो लोग हैं उन्हें पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए प्रोटेस्ट करने की, और क्या उन्हें कोई राइट नहीं दिया जाना चाहिए? तो इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। The actual implementation of emergency took place through the police and the administration, and these could not function independently. भाई अल्टीमेटली इमरजेंसी को ग्राउंड में इंप्लीमेंट किसने किया? पुलिस वालों ने। तो ये लोग भी इंडिपेंडेंट नहीं थे, सरकार के डायरेक्शन पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शाह कमीशन की रिपोर्ट से भी ये पता चला कि जो हमारी पुलिस थी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो पॉलिटिकल दबाव में आ गई थी, जो कि गलत था। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आखिरी का जो हमारा 10 मिनट है, पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। भाई 1977 में इलेक्शन हुए, तो 1977 का जो इलेक्शन था ना, अब एक तरीके से इमरजेंसी पे रेफरेंडम हो गया। यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, वो जनता को बोलने लग गई कि देख लो भाई, इन्होंने इमरजेंसी लाके क्या कबाड़ा किया है, इनको वोट देना है या हमको वोट देना है। ठीक है, सो ऑपोजिशन फॉट ऑन द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी। सो इमरजेंसी के 18 महीने के बाद जनवरी 1977 में इलेक्शन अनाउंस हुए, जेल से सारे लोगों को बाहर निकाला गया और इलेक्शन मार्च 1977 में आयोजित कराए गए। ऑपोजिशन पार्टीज ने एक जनता पार्टी बनाई और साथ ही साथ दे फॉट द इलेक्शन बाय मेकिंग इश्यूज ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड इनजस्टिस फेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। भाई जनता पार्टी ने जब इलेक्शन का कैंपेन हो रहा था, तो बार बार ये दिखाया कि देखो इमरजेंसी के दौरान लोगों को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी, ताकि जनता जो है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट करे। ठीक है, तो 77 के इलेक्शन में जनता पार्टी ने, देख लो आप ग्रीन कलर, हर जगह लगभग जनता पार्टी आपको जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस जो है आपको मेजर साउथ में दिख रही है, नॉर्थ में पूरा सुपड़ा साफ हो गया। तो साउथ में इसलिए कांग्रेस को वोट मिले क्योंकि इमरजेंसी का उतना प्रभाव साउथ में नहीं पड़ा था। साउथ के लोगों को उतना प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ा जितने कि नॉर्थ वालों को। सो ऑलमोस्ट ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज जॉइन द जनता पार्टी। जयप्रकाश नारायण को उसका लीडर बनाया गया। जगजीवन राम द्वारा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई गई, जो कि बाद में जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गई। ठीक है, पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस जो है लोकसभा इलेक्शन हार रही थी। पहली बार देश में नॉन कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस का डोमिनेंस। जवाहरलाल नेहरू 3 बार, उसके बाद शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी जीतती चली आ रही हैं, लेकिन अब पहली बार कांग्रेस हारी और नॉन कांग्रेसी पीएम आपको दिखा। तो कांग्रेस को 154 सीटें मिले, जबकि जनता पार्टी को 330 सीट मिली, जिसमें कि जनता पार्टी को खुद को 295 सीटें मिली, यानी कि फुल मेजॉरिटी से भी ज्यादा। सो क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा इंफ्लुएंस था, इस वजह से नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस को सीटें कम मिली। द कंडीशन ऑफ द कांग्रेस बिकेम सो बैड कि इंदिरा गांधी खुद की सीटें हार गई, संजय गांधी खुद की सीट हार गए, यानी कि जो हाई प्रोफाइल लोग थे वो भी अपनी अपनी सीटें हार रहे थे। ठीक है, कांग्रेस को नॉर्दर्न स्टेट्स में बेसिकली काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में थोड़ी बहुत सीटें कांग्रेस को मिली, जबकि साउथ में अच्छी खासी सीटें मिली। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कांग्रेस पूरा हार गई, सुपड़ा साफ हो गया। देन जनता पार्टी जो सरकार आई 77 में, वो भी ज्यादा लंबी नहीं टिकी, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, इसलिए मौके का फायदा उठा के साथ में आ गए थे। बट इनके पास भी जनता को देने के लिए कोई प्लान नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था कि भैया अब हम आ गए हैं, अब हम आगे ये करेंगे वो करेंगे, नथिंग। ठीक है, ये लोग आपस में ही लड़ते रहे कि पीएम कौन बनेगा। मुरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, और अल्टीमेटली मुरारजी देसाई जीते, वो पीएम बने। पावर स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपको देखने को जनता पार्टी के बीच में मिला, लीडरशिप की कमी, कॉमन प्रोग्राम नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था।
ठीक है, और अल्टीमेटली जनता पार्टी भी टूट गई और उनकी मेजॉरिटी भी जो है ना 18 महीने से कम समय में चली गई। चरण सिंह की सरकार बनी कांग्रेस के सपोर्ट से। कांग्रेस ने 4 महीने बाद सपोर्ट खींच लिया और 1980 में फिर से इलेक्शन कराए गए और कांग्रेस जीत गई। मजा आया? इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई, जनता त्रस्त हुई, इलेक्शन हुए, कांग्रेस को हरा दिया। 2 साल 1.5 साल जनता पार्टी की सरकार जनता ने देखी, उन्होंने देखा कि ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इससे बेटर तो इंदिरा गांधी ही है, कांग्रेस को फिर से जिता दिया। ठीक है, सो कितनी सीटें आई? 353। ठीक है, 353 सीटें आई और अल्टीमेटली आपको दिखा कि कांग्रेस पार्टी वापस से पावर में आ गई। ठीक है, तो 77 और 80 के बीच में पार्टी सिस्टम जो है अच्छा खासा चेंज हो चुका था और जनता ने दिखा दिया था कि भाई जो पार्टियां स्टेबल नहीं है ना, जो स्टेबल इलेक्शन के बाद माहौल नहीं दे सकती, हम उनको नहीं जिता रहे, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका मोटा मोटा जो चैप्टर है, क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर या फिर क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जिसमें मैंने आपको जनता गवर्नमेंट के बारे में जो थोड़ी बहुत लिगेसी थी, गुजरात बिहार मूवमेंट आपको दिखेगा, जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो एक तरीके से इमरजेंसी का बैकग्राउंड आपको दिखेगा, फिर कंसीक्वेंस क्या रहे, रिस्पॉन्स क्या रहा, लेसन क्या सीखे और इमरजेंसी के दौरान हुआ क्या और क्या इमरजेंसी जरूरी थी, सारी चीजें माइंड मैप्स के थ्रू भी आपको यहां पे मिल जाएगा। तो विद दैट आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बड़ा मजा आ रहा है माइंड मैप्स की सीरीज में। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक यू, मिलता हूं आप सभी से अगले सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग माइंड मैप्स के साथ। बाय एवरीवन।